जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, जिसमें किसी संविदा का कैसे पालन कराया जाएगा उसका हम लोगों ने देखा। किसी इंस्ट्रूमेंट यानी लिखत का कब संशोधन किया जा सकता है, कब उसका विखंडन किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5 में लिखतों का रद्दकरण अर्थात कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो लिखत होता है उसका कब कैंसिलेशन कराया जा सकता है न्यायालय से, इसको हम लोग देखेंगे। तो धारा 31, 32 और 33 में इसके प्रावधानों को यहाँ रखा गया है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। धारा 31, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। तो धारा 1 कह रहा है कि एनी पर्सन अगेंस्ट होम ए रिटेन इंस्ट्रूमेंट इज वाइड आर वाइडेबल and who has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding, may cause him serious injury, may sue to have it adjudged void or voidable, and the court may, its discretion, so adjudge it and order it to be delivered up and cancelled। अर्थात कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखत शून्य या शून्यकरण हो, यानी कि ये प्रिजुम्पशन जो है, लिखत जो है शून्य या शून्यकरणी का पहले ही हो चुका है, और जिसको यह युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसी लिखत यदि विद्यमान छोड़ दी गई तो वह उसे गंभीर क्षति कर सकती है। मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि दो व्यक्तियों के, तीन व्यक्तियों के, यानी कि दो पक्षकारों के बीच में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिखत में आ गया है, और वो या तो शून्यकरणीय है या तो शून्य है। अब यहाँ शून्यकरणीय और शून्य का हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि ये संविदा अधिनियम का पार्ट है और बहुत ही इस पर स्पेसिफिक प्राविधान भी है, तो समय ज़्यादा खींच जाएगा। यहाँ शून्य और शून्यकरणी किस कंडीशन में होता है, जो लाके छात्र हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या जो अधिवक्तागण हैं उनको पता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट शून्य या शून्यकरणी है और उसके बारे में वादी को लगता है कि अगर जो इसको रद्द नहीं कराया गया न्यायालय से तो कहीं ना कहीं उसको जो है गंभीर क्षति कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसको शून्य या शून्यकरणी न्यायनिर्णित कराने के लिए वाद ला सकेगा, और न्यायालय स्वविवेक में उसे ऐसा न्यायनिर्णित कर सकेगा और उस न्यायालय को प्रदत्त और रद्द किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा। उपधारा 2 कह रहा है कि इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द कोर्ट shall also send a copy of the decree to the officer in whose office the instrument has been so registered, and such officer shall note on the copy of the instrument contained in his books the fact of its cancellation। देखिए उपधारा 2 कह रहा है आगे की प्रक्रिया कि यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन पंजीकृत है यानी रजिस्ट्रीकृत है, तो न्यायालय अपनी डिक्री का एक प्रतिलिपि ऐसे ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में लिखत का इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण हुआ है, और ऐसा ऑफिसर अपनी पुस्तकों में अंतर्विष्ट लिखत की प्रति पर उसके रद्दकरण का तथ्य टिप्पणी करते हुए, इंडोर्स करते हुए लिखेगा और अपने यहाँ दर्ज कर लेगा। तो ये हो गया धारा 31। अब धारा 32 कह रहा है कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शली कैंसिल्ड, क्या जो लिखत है भागता रद्द किया जा सकेगा। तो उसके बारे में धारा 32 कह रहा है कि वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट rights or different obligation, the court may in a proper case cancel it in part and allow it to stand for the residue।
धारा 32 कह रहा है कि जहाँ की कोई लिखत विभिन्न अधिकारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य हो, वहाँ न्यायालय उचित मामले में उसे भागता रद्द कर सकेगा और अवशिष्ट को बना रहने देगा। अब ये जो बातें हैं, इंस्ट्रूमेंट है, इसमें धारा 32 का इंडिजेंट्स जो मेन है, आवश्यक तत्व है, वो ये है कि वह साक्ष्य के रूप में है या विभिन्न अधिकारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य है। कोई ऐसा राइट है या कोई ऐसा जो है दायित्व है, उसका साक्ष्य के रूप में वह इंस्ट्रूमेंट है। तो उस कंडीशन में न्यायालय चाहे तो आधा या पार्ट वाइज जितना उसको लगता है कि इसका रद्द कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर देगा और बाकी अवशिष्ट जो बचा हुआ है उसको बना रहने देगा। धारा 33 कह रहा है कि पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड आर कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल्ड आर इज सक्सेसफुली रेसिस्टेड एज बीइंग वाइड आर वाइडेबल। अब यहाँ कह रहा है कि जो धारा 31 में हम लोगों ने देखा कि कोई इंस्ट्रूमेंट रद्द कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि फायदा प्रत्यावर्तित करने या प्रतिकर दिलाने की अपेक्षा करने की शक्ति जब लिखत रद्द की जाए या उसका शून्य या शून्यकर्ण होने के आधार पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया जाए। दोनों कंडीशन ये कह रहा है कि मतलब या तो रद्द कर दिया जाए या उसका विरोध किया जाए सफलतापूर्वक। तो उस कंडीशन में धारा 33 क्या प्रोवाइड कर रहा है? कह रहा है ऑन एडजर्जिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require। तब धारा 33 कह रहा है कि किसी लिखत का रद्दीकरण न्याय निर्णित करने पर न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अंतोसंदत किया गया है अपेक्षा कर सकेगा कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई फायदा जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया हो या तक प्रत्यावर्तित करे और उसे ऐसा प्रतिकर दे जो न्याय द्वारा अपेक्षित है। अब उपधारा 2 कह रहा है कि वेयर ए डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेसिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड। पहला उपधारा तो ये कह दिया कि अगर जो कुछ उसको रद्द किया जाता है वादी के लिए, और दूसरा उपधारा प्रतिवादी के लिए बताता है, कह रहा है कि जहाँ की प्रतिवादी किसी वाद का सफलतापूर्वक इस आधार पर प्रतिरोध करे, ए दैट द इंस्ट्रूमेंट sought to be enforced against him in the suit is voidable, the court may, if the defendant has received any benefit under the instrument from the other party, require him to restore so far as may be such benefits to that party or to make compensation for it। तो ये इसका खंड क कह रहा है उपधारा 2 का कि वह लिखत जिसे वाद में जिसके विरुद्ध प्रवर्तित कराना इप्सित है, शून्यकर्णीय है, यहाँ शून्य की बात नहीं कही गई, शून्यकर्णी की बात कही गई है, शून्यकर्णीय है, वहाँ यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्षकार से लिखत के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो जो न्यायालय ऐसा फायदा उस पक्षकार को आवश्यक प्रत्यावर्तित करने या उसके लिए प्रतिकर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा। तो पहला वाला ये खंड का हो गया। और दूसरा वाला खंड ख कह रहा है कि दैट द एग्रीमेंट sought to be enforced against him in the suit is void by reason of his not having been competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act। The court may, if the defendant has received any benefit under the agreement from the other party, require him to restore so far as may be such benefit to that party to the extent to which he or his estate has benefited thereby। अब धारा हम लोग 65 देखते हैं भारतीय संविदा अधिनियम का, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ उठा करके यहाँ क्लास बी में और क्लास ए में दे दिया है, धारा 64 और 65 को उठा करके। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि वाइडेबल है तो उस कंडीशन में धारा 2 का खंड उपधारा 2 का खंड ए है, और यदि शून्य है तो उपधारा 2 के खंड बी में कह रहा है कि वह करार जिस
वाद में उसके विरुद्ध प्रवर्तित कराना इप्सित है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 11 के अधीन सौदा करने में उसके सक्षम न होने के कारण शून्य है, वहाँ यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्षकार से करार के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो तो न्यायालय ऐसा फायदा उस पक्षकार को आवश्यक उस विस्तार तक प्रत्यावर्तित करने की उसे अपेक्षा कर सकेगा जहाँ तक कि उसे या उसकी संपदा का तद्वारा फायदा पहुँचा हो। तो इस प्रकार अध्याय 5 में हम लोगों ने देखा लिखितों का रद्दकरण कैसे होगा, क्या पार्सली भी हो सकता है, तो उसको धारा 32 में हम लोगों ने देखा, और धारा 33 में देखा कि यदि कोई ऐसा बेनिफिट लिया गया है तो उस बेनिफिट को वापस भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 3 धाराओं में अध्याय 5 को समाहित करते हुए समाप्त करता है। फिर अध्याय 6 डिक्लेटरी डिक्री के बारे में बात करता है। इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बना करके हम इसलिए अपलोड करते हैं कि आप लोग को सहूलियत हो, कोई ऊब न जाए वीडियो देखने से, और उसके दिमाग में उन सब बातों का भी बैठ जाए जो कि टेक्निकल पॉइंट से परीक्षा की दृष्टि से या कोर्ट में भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। नया वीडियो फिर मैं आप लोग के साथ उपस्थित रहूँगा अगले वीडियो में नया विषय लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।